स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज का मकसद यह है कि हिंदुस्तान के युवाओं की जो समस्याएं उनको सामने लाना और खास तौर पिछले 7-7.5 साल में जो केंद्र सरकार आई है उसने किया है उसकी इस बहाने समीक्षा करना और जो नीचे चल रहा है युवाओं के इर्द गिर्द उसको भी देखना और उसका मूल्यांकन करना। ये उस पूरी की पूरी सीरीज का पहला एपिसोड है और जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे वाद विवाद संवाद के जरिए इवॉल्व होंगी। आप लोग अपनी टिप्पणियां भी लिख सकते हैं जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा अंदाज़ा रहे कि किस तरह की चीज़ें इस पूरी श्रृंखला में की जानी चाहिए। मैंने यहाँ सुविधा के लिए सिर्फ नई शिक्षा नीति का एक हिस्सा चुना है। मैं काफ़ी दिन पहले मैंने लास्ट ईयर लॉकडाउन के दौरान ही नई शिक्षा नीति पर एक पूरा एपिसोड कर चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। मैं बाद में हो सकता है उसका लिंक खोज के मैं आपको शेयर करूंगा। मैं आप लोगों ध्यान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनते रहे हैं। वो हर एवरेज दूसरे एक दिन का गैप देके भाषण देते हैं और साल में तकरीबन 200 से 250 भाषण उनके होते हैं और वो तरह तरह की समस्याओं को एड्रेस करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल के अपने भाषणों में यूथ या युवा वर्ग की समस्याओं को एड्रेस ही नहीं किया। और ये वह युवा वर्ग है जो कि नरेंद्र मोदी का दीवाना है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसने कि 2014 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया, 2019 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया। इवन यहां तक कि लॉकडाउन की तबाही में, लॉकडाउन के बाद जो अर्थव्यवस्था की तबाही मची है, नोटबंदी में जो तबाही मची थी, उस सब में वह नरेंद्र मोदी के साथ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस युवा वर्ग की समस्याओं को एड्रेस नहीं किया। मेरी चिंता यह है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि नरेंद्र मोदी को यह युवा वर्ग नजर नहीं आता। नरेंद्र मोदी को यह तो मालूम है कि बनारस जाके कितनी योजनाएं देश हित में समर्पित करनी है। नरेंद्र मोदी को यह भी मालूम है कि सोमनाथ के मंदिर के जरिए कितनी योजनाएं राष्ट्र को समर्पित करनी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह नहीं मालूम कि हिंदुस्तान के नौजवानों की क्या समस्याएं और उनके लिए कौन सी योजना समर्पित करनी है। और यह चिंता की चीज है। यह दिलचस्प बात है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में एक भी ऐसी स्कीम जो युवाओं के रोजगार से जुड़ी हुई हो, युवाओं को शिक्षा के विभिन्न अवसर दे, नौकरी के विभिन्न अवसर दे, उससे जुड़ी हो, ऐसी कोई स्कीम पिछले 7-7.5 साल में लॉन्च नहीं की। और ये बहुत बड़ी चीज है। इस पर आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं गया है। कायदे से इस पर ध्यान जाना चाहिए। यहां तक कि युवाओं का भी ध्यान नहीं गया है इस पर। जो विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र नौजवान हैं, जो स्कूलों में पढ़ने वाले नौजवान हैं, उनका भी ध्यान नहीं गया कि उनके लिए नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में कोई स्कीम लागू नहीं की। हमारा पहला सवाल तो यह है कि क्या हिंदुस्तान में युवा नहीं रहते? क्या युवाओं का वोट नरेंद्र मोदी को नहीं मिला? क्या कभी नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में युवाओं को नहीं देखा? नरेंद्र मोदी की हर मीटिंग में हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाने वाला जो युवा था वह नरेंद्र मोदी की स्कीम से और पब्लिक डिस्कोर्स से।
एक सिरे से गायब है। यहां तक कि युवाओं को एड्रेस करते हुए नरेंद्र मोदी के विज्ञापन भी आपको तकरीबन नहीं के बराबर मिलेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि जो युवाओं को पढ़ाने वाले हम शिक्षक लोग हैं, जो कि आए दिन हम छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं और युवाओं के भविष्य को सजाने संवारने का हम लोगों ने जिम्मा लिया हुआ है, उनको भी युवाओं की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। तो चिंता तो होगी कि आखिर ये कैसा शिक्षक समुदाय हमारे समाज में पैदा हुआ है। ये चिंता तो होगी कि जिसको कि अपना जो सामाजिक आधार है, छात्र है, नौजवान है, वे ही नजर नहीं आते। मैंने कंटिन्यूअसली फेसबुक पर आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं, तमाम किस्म के वेबिनार हैं, इनके प्रोग्राम्स देखे हैं और ये दिलचस्प बात है कि न तो शिक्षकों को युवा नजर आते हैं, न नरेंद्र मोदी को युवा नजर आते हैं, और सबसे भयानक बात यह है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, राजनीतिक दलों के एजेंडे में भी युवाओं के एजेंडा केंद्र में नहीं है। अभी फिलहाल चूंकि हम कोरोना पीरियड से गुजर रहे हैं, लेकिन कोरोना पीरियड के पहले आप गौर कीजिए, पूरे देश में युवाओं का कहीं कोई आंदोलन नहीं खड़ा हुआ नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए कोई स्कीम लागू नहीं की, कोई राष्ट्रीय हित में, कोई युवाओं के पक्ष में कोई नई व्यवस्था लागू नहीं की, और जो व्यवस्था थी उसमें एक तरह से बत्ती लगाने का काम जरूर किया। तो पहली चिंता जो हमारी है वो ये कि नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा काम किया। आपने एक चीज नोटिस की होगी, इंटरनेट पहले भी था, नरेंद्र मोदी के आने के पहले भी था, लेकिन इंटरनेट में इतना एंगेजमेंट और इस तरह का एंगेजमेंट पहले नहीं था। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में सबसे जो भयानक चीज घटी है, जिस पर कभी हम लोग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं होते, वो यह है कि इंटरनेट के जरिए हिंदुस्तान के युवाओं को एंगेज करके रख दिया गया है, व्यस्त करके रख दिया गया है। अब हिंदुस्तान का युवा जो है वो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर व्यस्त तो है, लेकिन वो हिंदुस्तान की समस्याओं के बारे में बात नहीं करना चाहता। वो हिंदुस्तान के पूरे सामाजिक परिदृश्य में किसी भी किस्म का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। उल्टे जो आप अभी पिछले 3-4 दिन से पहले से देख रहे हैं, इंदौर में एक घटना घटी, उस तरह की घटना और भी कई जगह घट चुकी हैं। इंदौर की घटना क्लासिक घटना है, जहां पर के एक चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति को, जो कि संयोग की बात है वो मुसलमान था, उसको मारा गया। मारने वाले लोग किस आयु वर्ग के थे आप देख सकते हैं, युवा लोग हैं। रेप के पक्ष में जलूस निकालने वाले किस वर्ग के लोग हैं आप देख सकते हैं। तो युवाओं का एक बड़ा वर्ग बड़ी संख्या में क्रिमिनल्स और क्राइम की डिफेंस में सड़कों पर उतर गया है, और यह बहुत खतरनाक चीज है। इंदौर में तो उस जिस चूड़ी वाले की पिटाई की गई, उसके बाद तो चूड़ी वाले के ऊपर ही केस कर दिया गया, और कैसे नहीं किया गया, उसके विरोध में, यानी जिन लोगों ने पिटाई की उसके समर्थन में सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन निकाला। ये विचार की चीज है, ये चिंता की चीज है कि ये कैसा युवा वर्ग तैयार हो रहा है जो कि क्राइम और क्रिमिनल्स के पक्ष में सड़कों पर निकल रहा है। ये अचानक नहीं है, यह अचानक नहीं है। मैंने, आपको याद हो, मैंने फेसबुक पर जब राम रहीम को रेप कांड में पकड़ा गया था,
तो हरियाणा में जिस तरह के प्रदर्शन और जुलूस हुए तो उसमें बड़ी संख्या में युवा वर्ग शामिल था, औरतें शामिल थीं। एक बलात्कारी को बचाने के लिए बड़ी संख्या में सड़कों पर, हरियाणा की सड़कों पर, विभिन्न जिलों में हजारों नौजवान उतर आए थे। फेमस कठुआ बलात्कार कांड में बलात्कारियों के पक्ष में सैकड़ों युवाओं ने जुलूस निकाला। हाथरस में यही चीज दोहराई गई। तो ये चिंता की बात तो है। मेरी सभी शिक्षित लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, इंटेलेक्चुअल से, लेखकों से गुजारिश है कि वे युवाओं को एड्रेस करना शुरू करें। अरे ये ठीक है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन यह कैसे संभव है कि युवाओं का जो अपराधीकरण हो रहा है नीचे, उससे आंख बंद कर ली जाए? और उसका दुष्परिणाम बता रहा हूं मैं आपको, जो प्रोसेस चल रहा है उसकी परिणतियां बता रहा हूं मैं आपको। अब स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि आपके घर में जो यंग लड़का लड़की हैं, वे सारे के सारे बेरोजगारी के बावजूद, अभाव के बावजूद, स्कूल कॉलेज बंद होने के बावजूद, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, उनके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, इसके बावजूद वे एक सिरे से उनका दिमाग का एकदम कचूमर बना दिया गया है। वो कोई भी विवेक की चीज सोचने और सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने एक बहुत खतरनाक काम किया है कि उसने पिछले 7 साल में इंटरनेट के जरिए एक ऐसे नेटवर्क की सृष्टि की है जिसने कि युवाओं को एक सिरे से इंगेज किया हुआ है। और ये जो एंगेजमेंट है, इस एंगेजमेंट ने मतलब 2 काम किए। एक तो एक नरेंद्र मोदी का जनाधार बनाया, दूसरा काम यह कि जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर पोजीशन लेते हैं, जो सार्वजनिक हित के सवालों पर, नागरिक हित के सवालों पर पोजीशन लेते हैं, युवा वर्ग उन्हीं का मखौल उड़ाता है, उन पर ही हमले करता है। युवा वर्ग को कम से कम यह चीज समझनी होगी कि अब वे जिस चक्र में फंस चुके हैं, अगर वे उससे नहीं निकले तो घर घर क्रिमिनल पैदा होंगे, यह तय है। यह सरकार नियंत्रित जो प्रोपेगेंडा है, जो कि इंटरनेट के जरिए अहरनिश चलता रहता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अहरनिश चलता रहता है, उसने युवाओं को नागरिक अधिकारों का शत्रु बना दिया है। हिंदुस्तान का युवा कभी नागरिक अधिकारों का इस तरह से शत्रु नहीं था, उसके अंदर ये शत्रुता भाव नहीं था। तो एक तरफ युवाओं को आपने सार्वजनिक जीवन से, सार्वजनिक प्रश्नों से आपने एकदम विमुख कर दिया और उनके अंदर एक इंटरनेट का एडिक्शन इस तरह से पैदा किया कि अब वे बेकारी, अशिक्षा, कुशिक्षा, कुसंस्कार, अंधविश्वास, इन सब समस्याओं पर वे कोई सवाल नहीं करते। वे मोदी की कोई आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब एक सवाल पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से, क्या हिंदुस्तान का भविष्य युवाओं को सजाए संवारे बिना क्या बनाया जा सकता है, बचाया जा सकता है? क्या युवाओं के दिमाग को क्रिमिनल कल्चर से भर के या एडिक्शन से भर के क्या हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाया जा सकता है? कभी नहीं। ये हम लोग दिमाग से निकाल दें। एक तरफ युवा इंटरनेट पर व्यस्त है, सोशल मीडिया में पूरा एंगेज कर दिया गया है, वही युवा अब केंद्र सरकार की निगरानी और जासूसी के केंद्र में है। सार्वजनिक तौर पर युवाओं के अंदर, बाकी लोगों के अंदर भी, युवाओं के अंदर सार्वजनिक तौर पर सरकार के खिलाफ
बोलने को लेकर भय पैदा कर दिया गया है। अगर कोई युवा बोलना भी चाहता है तो 4 बार सोचता है कि बोले कि न बोले। तो आपके इर्द गिर्द जो परिवेश बन रहा है, युवाओं के इर्द गिर्द जो परिवेश बन रहा है, उस परिवेश की ब्यूटी है कि अब आप सार्वजनिक संस्कृति का, सार्वजनिक स्पेस का, नागरिक कल्चर का, नागरिक अधिकारों का अगर सार्वजनिक तौर पर अपहरण हो रहा हो तो या तो चुप रहिए, और अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो आप इंतजार कीजिए, आपका दमन हो सकता है, आपके खिलाफ केस हो सकते हैं, आपको यूएपीए में बंद किया जा सकता है। आप नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो यूएपीए में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, राष्ट्रद्रोह के नाम पर जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई और केस बनाए गए, आप उनकी लिस्ट उठा के देखिए, उसमें 70% से अधिक लोग वे हैं जो कि यूथ है। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह जो नागरिक संस्कृति है, नागरिक सभ्यता है, नागरिकों के अधिकार हैं, उनकी वो रक्षा करे। लेकिन सरकार तो ये काम भूल चुकी है। अब युवाओं को बता दिया है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार का काम नहीं है। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होना भी युवाओं का काम नहीं है, बल्कि यह काम अब पुलिस करेगी, यह काम अब सेना करेगी। तो जो सार्वजनिक स्पेस है, सार्वजनिक कल्चर है, नागरिक स्पेस है, उस स्पेस को नागरिकों से बेदखल करके सैन्य बलों और पुलिस और पूरी की दमनपूर्ण कार्रवाइयों के जरिए एकदम फिलअप कर दिया गया है, भर दिया गया है। एक नई चीज जो पैदा हुई है, वो जो कि बहुत खतरनाक चीज पैदा हुई है। पहले यह था कि हमारे यहां पॉलिटिकल स्टेट था, राजनीतिक राजसत्ता थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद में राजनीतिक राजसत्ता की जगह कारपोरेट राजसत्ता ने जन्म ले लिया है। अब राजनीतिक राजसत्ता जैसी कोई चीज नहीं है, अब सीधे कारपोरेट राजसत्ता है। और यही वजह है कि राजनीतिक राजसत्ता थी तब, राजनीतिक राजसत्ता की जनता की समस्या को सुलझाने में दिलचस्पी थी, लेकिन जब से कारपोरेट राजसत्ता आई है नरेंद्र मोदी के आने के बाद, और जिस तरह सिस्टमेटिकली नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए हैं, उसने राजनीतिक राजसत्ता को कारपोरेट राजसत्ता में तब्दील किया ही, साथ साथ जनता की समस्याओं को सुलझाने में केंद्र सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये मैसेज भी कम्युनिकेट किया। नरेंद्र मोदी को यह तो चिंता है कि एसेट कैसे जुटाई जाए, है ना। नरेंद्र मोदी को यह भी चिंता है कि कारपोरेट हाउसेस के कर्ज कैसे माफ किए जाएं। नरेंद्र मोदी को यह भी चिंता है कि किस किस कारखानेदार के पास में क्या क्या नहीं है, उसे कैसे दिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह चिंता नहीं कि हिंदुस्तान के बेरोजगारों को क्या होगा। हिंदुस्तान के यंग जो लोग हैं जो कि बेरोजगारी से भयानक रूप से ग्रस्त हैं, उनका दिमाग एडिक्शन और क्रिमिनल कल्चर से, क्राइम से घेर दिया गया है। वे कैसे इससे मुक्त हों, इसमें कोई नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी नहीं है। नरेंद्र मोदी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि उनकी बेरोजगारी की समस्या कैसे हल की जाए। नरेंद्र मोदी पिछले 7 साल में एक दिन मौका नहीं लगा पाए, समय नहीं निकाल पाए, इतने व्यस्त है कारपोरेट सेवा में कि वे ये बता सकें कि हिंदुस्तान के बेरोजगारों को काम कैसे मिलेगा। अब आप सोचिए, जो बीए पास है, जो एमए पास है, वे लोग मनरेगा में गांव में काम कर रहे हैं। जो इंजीनियर हैं वो मनरेगा में गांव में काम कर रहे हैं। मेरे घर जो कूड़ा उठाने लड़के आते हैं, आप सोच सकते हैं, उसमें से अधिकतर लड़के ग्रेजुएट हैं। अब ग्रेजुएट लड़के कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। इंजीनियर लड़के सब्जी बेच रहे हैं। कुछ तो इंजीनियर ऐसे भी मिले जो कि रोड साइड पर चाउमीन बेच रहे थे। तो आपने पूरे देश का हाल क्या किया है, युवाओं का हाल क्या किया है। जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जिसने अपनी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च किए, उसको आपने कहीं का नहीं छोड़ा।
तो ये जो कारपोरेट राजसत्ता के रूप में जो रूपांतरण है राजनीतिक राजसत्ता का दिल्ली में, उसने जनता के कल्याण के लक्ष्य को एकदम गौड़ बना दिया, उसे हाशिए पर डाल दिया है और कारपोरेट कल्याण के लक्ष्य को प्राथमिक बना दिया है। अब आपकी अगर जिम्मेदारी है, सरकारों की अगर जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वे कारपोरेट राजसत्ता का जो एक चरित्र निर्मित हुआ है इसको वे बदल के दिखाएं। अब आपको कोई चीज चाहिए, एमपी नहीं दिला सकता आपको, केंद्र सरकार का मंत्री नहीं दिला सकता आपको, और टाटा, बिरला, अंबानी ये तो कभी सार्वजनिक विषयों पर बहस में भाग ही नहीं लेते। तो राजसत्ता जिनकी सेवा कर रही है वे अमीर लोग, वे कारपोरेट घराने, उनके मालिक, वे सार्वजनिक प्रश्नों पर कभी दखल नहीं देते, भाग नहीं लेते, और जो सांसद है और विधायक है वह अधिकारहीन किया जा चुका है, उसके पास में कोई अधिकार नहीं है, उससे कोई पॉलिसी पूछी ही नहीं जाती। तो आपके बीच में लगातार जिस चीज का चलन बढ़ा है, जिसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, वो ये कि एक तो यूथ में नशीले पदार्थों का चलन बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और उनकी इस गरीबी बेरोजगारी ने उनको गृहहीन बनाया है। बड़े पैमाने पर लोग बिना आश्रय के, बिना किसी झोंपड़ी के वो रह रहे हैं, और अशिक्षा एक बड़ा इशू है। अब आप सोचिए, अगर आप गरीब क्यों हैं, आप बेकार क्यों हैं, तो आरएसएस ने और बीजेपी के लोगों ने मीडिया के जरिए एक बहुत ही शानदार कैंपेन किया हुआ है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी अपनी सारी योजनाएं हमेशा मंदिर देवालय के यहां से ही लॉन्च करते हैं। क्यों? नरेंद्र मोदी का कोई भी कैंपेन मंदिर के रेफरेंस के बिना लॉन्च नहीं होता। डेवलपमेंट की कोई योजना भी मंदिर के रेफरेंस के बिना लॉन्च नहीं होती, हिंदू संस्कारों के बिना कभी लॉन्च नहीं होती। उसका एक बड़ा कारण है। उसका बड़ा कारण यह है कि ये जो तमाम किस्म की सामाजिक समस्याएं हैं, ड्रग एडिक्शन है या बेकारी है या उसके पास में कोई आसरा नहीं है, सहारा नहीं है, कोई आवास नहीं है, ये जितनी भी समस्याएं हैं जिनसे कि आज का युवा सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके दिमाग में एक चीज बार बार उतारी जा रही है कि देख, इस संसार को चलाने वाला, इस समाज को चलाने वाला तो भगवान है, भगवान के अलावा कोई नहीं है। तो तू जो अपने जीवन में दुख भोग रहा है, ये तेरे कर्मों का फल है। इसलिए आप देखेंगे कि आम लोग तकलीफ की स्थिति में, भयानक तबाही की स्थिति में, कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा तबाही की स्थिति से लोग गुजरे हैं, तो उस तबाही की स्थिति में वे एमएलए एमपी के यहां या डीएम सीएम के यहां या किसी मंत्री के यहां या केंद्रीय मंत्री के यहां या प्रधानमंत्री के यहां जुलूस लेकर नहीं गए। सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई दिया मंदिरों में, इतनी भीड़ जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी। तो आम लोगों में अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए एक चीज बहुत ही बारीकी से कम्युनिकेट की जा रही है कि तुम जो अपने जीवन में भोग रहे हो, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तो अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो भगवान के पास जाओ, एमपी के पास मत जाओ, प्रधानमंत्री के पास मत जाओ, मुख्यमंत्री के पास मत जाओ। अगर तुम्हें इन समस्याओं का समाधान चाहिए तो अंधविश्वास की शरण लो। और ये सारी बातें जो कि हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में पहले से उपलब्ध थी, उसको एक तरह से केंद्रीय क्षितिज पर एक कैंपेन के तौर पर लाके खड़ा कर दिया गया है। आप सिर्फ इसी बात से अनुमान लगाइए कि जिस समय सारी देश में लोग एक तरह से, वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि कुंभ का मेला नहीं होना चाहिए,
कुंभ का स्नान नहीं होना चाहिए, कुंभ का स्नान कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। लेकिन मोदी और योगी की सरकार ने, और हिमाचल में जो उत्तराखंड में जो सरकार थी बीजेपी की, इन्होंने कुंभ का मेला कैंसिल नहीं किया। और जाहिर है कि जनता के बीच में तो कोई चेतना है ही नहीं, तो जनता बिल्कुल पागल की तरह कुंभ में स्नान करने भागी और वहां से जो लौटी है, तो अब सब जगह आंकड़े यही आ रहे हैं कि लाखों लोग मरे हैं। तकरीबन 40 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में लोग मरे हैं। 50 लाख लोग जिस देश में मरे हैं, वहां 50 लोगों का भी जुलूस कोरोना की अव्यवस्था पर, कोरोना की असफलता के खिलाफ में अगर न निकले इस देश में, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि लोगों का दिमाग दूसरी तरह से इंगेज कर दिया गया है। और एक बहुत ही फेमस इशू जो कि यूथ को बहुत आकर्षित करता है, जो कि प्रचलन में, वो ये आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम चल रही है। नरेंद्र मोदी किससे लड़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप जब भी कोई इशू सेंटर में आने की स्थिति होती है, सिर्फ टेररिज्म का इशू केंद्र में आ जाता है, कोई ना कोई घटना आतंकवाद की केंद्र में आ जाती है, और नरेंद्र मोदी उससे जनता का ध्यान हटाने में और युवाओं का ध्यान हटाने में सफल हो जाते हैं। और पूरा का पूरा स्टेट, केंद्र सरकार, अब आप ध्यान दीजिए, उसने पूरी के पूरे पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। आप कुछ भी सार्वजनिक तौर पर कोई आंदोलन करना चाहें, हस्तक्षेप करना चाहें, आप तय मान लीजिए कुछ ही दिन में आप निशाने पर होंगे। जो घरेलू प्रवेश था, उस घरेलू प्रवेश को पुलिस और सैन्य बलों की निगरानी के दायरे में लाके खड़ा कर दिया गया है। ये पेगासस का जो प्रपंच है, ये पेगासस का प्रपंच सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा करता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जनता के ऊपर, नागरिक अधिकार के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर निगरानी कर रही है। अब जाहिर है कि जो सार्वजनिक स्पेस है, उस सार्वजनिक स्पेस में को तो आप धीरे धीरे कारपोरेट हाउसेस को दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो शानदार काम किया है, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। नारा दिया था उन्होंने, देश नहीं बिकने दूंगा। नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में एक भी कारखाना नहीं खोला, बल्कि जो कारखाने खोले हुए थे वे धीरे धीरे बंद हो गए। नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी, नई ट्रेन नहीं चलाई, नई हवाई सेवाएं शुरू नहीं की, लेकिन एक काम किया। वो क्या काम किया? जो कि अभी उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ऐसा करेंगे, लोग कह रहे थे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। अब तो उन्होंने खुद घोषित कर दिया कि उनके पास पैसे नहीं है। यानी एक ऐसी केंद्र सरकार हमारे बीच में अभी काम कर रही है जो कि जिसके पास में कोई बुद्धि नहीं है कि वह कैसे कमाई करे। जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो जनता की संपत्तियां हैं, उन जनता की संपत्तियां जिनकी की कीमत तकरीबन 80 लाख करोड़ से ऊपर होगी, उन संपत्तियों को बेच के, जिसे कि वो लोग कह रहे हैं बेच नहीं रहे, किराए पर दे रहे हैं बेच के वे मात्र 6 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे। अब रेलवे स्टेशन भी चलाने की स्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है। देश चलाना चाहते थे, अब रेलवे स्टेशन भी बिकेंगे, रेलवे की संपत्तियां भी बिकेंगी, रेलवे के स्टेडियम भी बिकेंगे, रेलवे की कॉलोनीज बिकेंगी, रेलवे के हॉस्पिटल्स बिकेंगे, एयरपोर्ट, यहां तक कि हाईवे जो चुंगी, रोड भी अब चलाने की स्थिति में नहीं है। तो जब आप देश चला नहीं सकते, आप रेल नहीं चला सकते, आप एयरपोर्ट नहीं चला सकते, आप तमाम किस्म के हॉस्पिटल्स नहीं चला सकते, आप शिक्षा व्यवस्था को नहीं चला सकते, तो आप सरकार में किस लिए? सिर्फ दर्शन के लिए। आप सरकार में इसलिए चुन के गए कि आप सरकारी संपत्ति को कौड़ियों के दामों पर बेचें। नेशनल हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, पावर
ट्रांसमिशन, गैस पाइपलाइन, ये तमाम क्षेत्र जो मुनाफे के क्षेत्र हैं, जिनमें बेशुमार मुनाफा है, ये क्षेत्र कौड़ियों के भाव यानी मात्र 6 लाख करोड़ के आमदनी के लिए प्राइवेट क्षेत्र को बेचे जाएंगे। और दिलचस्प यह है कि जहां एक तरफ 80 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति की पब्लिकली नरेंद्र मोदी घोषणा करते हैं कि इसे हमें बेचूंगा, विपक्ष बजाय इसके कि उसके खिलाफ में आवाज बुलंद करे, एकजुट हो, विपक्ष नरेंद्र मोदी के यहां मेमोरेंडम देने गया जाति गणना के सवाल पर कि कास्ट सेंसस बनाया जाना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। हिंदुस्तान की अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? जाति जनगणना। आप फेसबुक उठा के देखिए, हिंदुस्तान में कोई समस्या नहीं बची। अभी कास्ट कितनी है, कितने लोग किस कास्ट में हैं, ओबीसी कितने हैं, एससी एसटी कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, बनिया कितने हैं, यही अब काम रह गया हमारे पास में। बेकारी समस्या नहीं है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो कल कारखाने, जमीन जायदाद सब बेची जा रही है, यह समस्याएं नहीं है। सर्वदलीय सभी दलों के लोग बिहार से आए और वे मिलने गए नरेंद्र मोदी से और यह मांग करने गए कि जाति जनगणना का इस बार ब्यूरो बनाया जाए और फैसला लिया जाए। अभी तक, आज की डेट तक, ये सारे दल मिलके, जिस बिहार से सारे दल मिलकर आए, उस बिहार में तकरीबन 2,30,000 लोग कोरोना से मारे गए। लाखों लोगों के मारे जाने के बावजूद इन दलों के बीच में एक सामान्य साझा एकता नहीं बन पाई लोगों की मौत पर भी कि केंद्र सरकार से मांग करें वो कि जो मर गए हैं उन लोगों को मुआवजे दिए जाएं, उनकी आर्थिक मदद की जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोरोना से जो लोग मारे गए हैं उनको मदद दी जाए, आर्थिक मदद दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया है। पूरे देश में तकरीबन 50 लाख लोग मरे कोरोना से प्रभावित होकर, लेकिन विपक्ष का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल या विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री के यहां मेमोरेंडम देने नहीं गया। नरेंद्र मोदी देश की सार्वजनिक संपदा को बेच रहे हैं, विपक्ष को इस बात की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस खाली नॉमिनल, नाम मात्र के लिए कांग्रेस के लोग खाली राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, किसी मसले पर राहुल गांधी अपनी पार्टी के सांसदों को कन्विंस करके दिखाएं, वो नहीं रहेंगे ऐसी संसद के मेंबर। आपके सांसद रहते हुए अगर बिना किसी डिस्कशन के शिक्षा नीति इंप्लीमेंट हो जाए और शिक्षा नीति पास हो जाए, तो आपके सांसद रहने का, विपक्ष में रहने का फायदा क्या है? आप हिंदुस्तान के नौजवानों को आगाह न कर सकें, उन्हें आंदोलित न कर सकें, उन्हें एकजुट करके सामने न ला सकें, तो फायदा क्या है इसका? अब मैं एक दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिनको कि मैं पहले अपने किसी बातचीत में नहीं कही है मैंने, मतलब खासतौर पर शिक्षा नीति से संबंधित जो एपिसोड किया था उसमें मैंने नहीं कहा, ये जो कि अवेलेबल है। मैं एक दूसरे पहलू की तरफ, जो नई शिक्षा नीति का जो अब कार्यान्वयन शुरू हुआ है, उस नई शिक्षा नीति की ब्यूटी, वो तो घनघोर युवा विरोधी है। मैं तो कहूंगा कि हिंदुस्तान के युवाओं को कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलते ही आंदोलन करना चाहिए, हिंदुस्तान के शिक्षकों को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज पैरालाइज कर देने चाहिए। और आपने अगर पैरालाइज नहीं किया तो आप तय मान लीजिए, आप अगले कुछ वर्षों में कॉलेज और विश्वविद्यालय में दाखिले के लायक आपकी हैसियत नहीं होगी। बिना डिस्कशन के यही सरकार
यही सरकार 4 साल का बीए ऑनर्स का पाठ्यक्रम लेकर आई है। इसी सरकार ने जब दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल का बीए का पाठ्यक्रम लागू किया गया तो उसके खिलाफ में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने जबरदस्त आंदोलन किया, और उस आंदोलन के दबाव में आके सरकार ने यह माना और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम जो दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू किया गया था उस पाठ्यक्रम को वापस लिया, वही दिल्ली विश्वविद्यालय। और अब दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों, पूरा हिंदुस्तान उस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की गिरफ्त में आ चुका है। स्मृति ईरानी मंत्री थी, और स्मृति ईरानी ने यूपीए की सरकार के समय 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का फैसला लिया गया था, और इस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को वापस लेने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार राजी हुई। सवाल यह कि जो पॉलिसी आपने एक बार वापस ले ली और आपने ये मान लिया कि नहीं वो पॉलिसी गलत थी, वो अचानक पूरे राष्ट्र के लिए सही कैसे हो सकती है? हिंदुस्तान के सारे शिक्षक संगठन इस पर एक मत थे कि यह पॉलिसी छात्रों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, हायर एजुकेशन के लिए नुकसानदेह है। अब वो पूरी पॉलिसी जो है पूरे देश में लागू की जा रही है। कितना शर्मनाक है ये। और वो अब ऑनर्स जो है वो 4 साल का होगा, और 4 साल का ऑनर्स ही नहीं होगा, 4 साल का बीएड भी होगा। पहले बीएड 1 साल का था, फिर बढ़ के वो 2 साल का हुआ, अब बीएड 4। अब यानी ये जो 4 साल का है, इसका मतलब आपका विद्यार्थी, आपका यूथ अब मोटी मोटी फीस देकर पढ़ाई करता रहे। क्यों पढ़ाई करेगा वो बाकी और कोई काम क्यों नहीं करेगा? पढ़ाई क्यों? पढ़ाई में क्या रखा है ऐसा? नौकरियां मिलने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब से वो आई है, उसने केंद्र सरकार के संस्थानों में, नौकरियों में भर्ती पर रोक लगाई हुई है। केंद्र सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, राज्य सरकारें नौकरियों के विज्ञापन नहीं निकाल रही हैं, और फेक विज्ञापन लगातार सर्कुलेशन में है। उस नई एजुकेशन पॉलिसी को जिसको कि नरेंद्र मोदी की सरकार लागू करने जा रही है, उसका एक तो पहलू यह है जिसमें कि मैंने कहा कि ये 4 वर्षीय जो ऑनर्स डिग्री है और 4 साल की बीएड की डिग्री है, ये तो उसका जो छोटा सा हिस्सा है। उसका जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो उसका आइडियोलॉजिकल पार्ट है, जो उस डॉक्यूमेंट में है, वो ये कि अभी तक ये था कि हम मोटे तौर पर विश्वविद्यालय जो थे, वो विश्वविद्यालय एक तरह से विद्यार्थियों में, युवाओं में, शिक्षकों में स्वशासन की चेतना विकसित करते थे, सेल्फ जो है गवर्नेंस का भाव पैदा करते थे। और यह माना जाता था कि जो युवा यूनिवर्सिटीज में आते हैं, वे युवा जो है वे हमारी सामाजिक समस्या का और सामाजिक समस्या के समाधान का, दोनों का हिस्सा हैं। तो विश्वविद्यालय की शिक्षा युवाओं को सामाजिक समस्याओं को समझने में और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए उनका दिमाग तैयार करने में मदद करती थी। यही वजह थी कि विश्वविद्यालय का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि विश्वविद्यालय का मतलब यह है कि वह सार्वजनिक जीवन में स्वतंत्रता का और स्वतंत्र चिंतन का विस्तार करें। और यह माना गया कि जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन का लक्ष्य है स्वतंत्रता, समानता और न्याय भावना पैदा करना, न्याय दृष्टि पैदा करना। लेकिन हमारे यहां तो बिल्कुल उल्टी दिशा में हम चल गए। नरेंद्र मोदी के डॉक्यूमेंट्स में ये सब चीजें एक तरह से गायब हैं, ये लक्ष्य ही गायब हैं। और वो जो कैंपेन है और जो उसका स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो क्या है? वो आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ये है कि अब युवाओं को ये पिछले 7 साल में बहुत ही कंसिस्टेंटली ये कैंपेन करके ये चीज उतार दी गई है दिमाग में कि सामुदायिक हितों से, सार्वजनिक हितों से महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत हित। तो अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता करो, सामाजिक हितों या सामुदायिक हितों की चिंता मत करो।
दूसरी चीज जो इस डॉक्यूमेंट्स में है जो बहुत ही खतरनाक है वो ये कि लोकतांत्रिक मूल्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है बाजार के मूल्य। अब तक यह था कि डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है उनको हम बहुत शिद्दत के साथ में पसंद करते थे और याद करते थे। अब जिस पर जोर दिया जा रहा है उस शिक्षा नीति में वो ये है कि बाजार के मूल्य महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है। और जब आप ये मान लेंगे कि बाजार के मूल्य महत्वपूर्ण है और बाजार महत्वपूर्ण है तो जाहिर है कि आपकी फीस का स्ट्रक्चर तो बाजार के हिसाब से होगा, नागरिक की क्षमता के हिसाब से तो नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 7 साल में पूरे देश में हायर एजुकेशन में बड़े पैमाने पर फीस का स्ट्रक्चर बदला गया है और फीस में वृद्धि हुई है पूरे देश में, क्योंकि हमने सार्वजनिक हितों और सार्वजनिक मूल्यों और नागरिक मूल्य के ऊपर हमने बाजार के मूल्यों को प्राथमिकता दी। और ये जो यंग लोग हैं या इनके माता पिता जो कि इन यंग लोगों को घर भेजते हैं, जो हमारे सिटीजन हैं, इनके दिमाग में एक चीज बैठाई गई है कि ये जो नैतिकता है, ये तमाम किस्म की जो ट्रेडिशंस हैं, लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं, इन सब पर ध्यान देने की बजाय सबसे अच्छा ये है कि तुम दलीय प्रतिबद्धता पर ध्यान दो। ये बीमारी बंगाल में पहले फैली, जहां वामपंथी लोग थे वहां पहले फैली। अब ये दलीय प्रतिबद्धता की बीमारी एक राष्ट्रीय बीमारी का रूप ले चुकी है। तो अब हर एक विद्यार्थी वो स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, वो विश्वविद्यालय हमारे के प्रति, बल्कि उसके दिमाग में डे 1 से ये चीज काम करती है कि वह अब मोदी की सेवा के लिए बना है। दलीय प्रतिबद्धता उसके जेहन में उतार दी गई है और दलीय प्रतिबद्धता को बड़ी खूबसूरती के साथ उसकी आस्था में तब्दील कर दिया गया है। तो अब आप किसी भी यूथ से बात करिए जो बिल्कुल बेरोजगार है, फीस नहीं दे पा रहा है, जो फीस दे चुका है उसकी पढ़ाई नहीं हुई है, उसके बावजूद वो इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है कि विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षा का मतलब है लोकतांत्रिक मूल्यों को अर्जित करना। वो अब नौकरी की खोज में भटक रहा है क्योंकि उसके लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज, फ्रीडम, ये समानता, ये न्यायबोध, ये सब फालतू चीजें हैं। और ये जो राजनीतिक भावनाएं उसकी, वो एक तरह से पर्सनल भावनाएं बन चुकी हैं। तो अब वो हर चीज पर वो पर्सनलाइज करके झगड़े करता है। तो अब लड़कों में, युवाओं में राजनीति के आधार पर, पहले था कि लड़कों की साझा मांगें थी तो उन पर वे एकजुट होते थे, लेकिन अब लड़कों में साझा मांगों का एक तरह से सिलसिला और वो एक उनके जोड़ने का जो प्रस्थान बिंदु था वो एक तरह से गायब हो चुका है। अब वहां व्यक्तिगत विमर्श और व्यक्तिगत राजनीति है। तो ये जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, इस पॉलिटिसाइजेशन ने जो सिटीजनशिप का जो बोध है, सेंस है, नागरिकता बोध है, उस नागरिकता बोध को एक तरह से रिप्लेस कर दिया, अपदस्थ कर दिया है। और इस प्रक्रिया में जो सबसे खतरनाक काम हुआ है वो ये कि राज सत्ता ने, केंद्र सत्ता ने अपने को परंपरागत राजनीति और उसकी जिम्मेदारियों से एकदम मुक्त कर लिया। अब परंपरागत राजनीति का काम ये नहीं है कि वो ये देखे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का कैंपस में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग पढ़ लिख कर निकल रहे हैं उन लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि अब जो विश्वविद्यालयों की अंदर जो कल्चर थी लोकतांत्रिक मूल्यों की, उस लोकतांत्रिक मूल्यों की कल्चर को कंज्यूमर कल्चर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये जो जो नया जो नीतिगत दस्तावेज जिसके आधार पर अब नया एजुकेशन का सिस्टम हमारे बीच में विकसित किया जाएगा, वो बाजार की संप्रभुता पर जोर देता है। पहले हम लोग ये सोचते थे कि चलो फलां आदमी की सरकार आएगी, फलां पार्टी की सरकार आएगी
तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहले हम राजनीतिक संप्रभुता को महत्वपूर्ण समझते थे, लेकिन अब राजनीतिक संप्रभुता की जगह बाजार की संप्रभुता ने ले ली है, और ये उस डॉक्यूमेंट्स में है। मोदी का क्या कहना है? नरेंद्र मोदी का जो कहना है वो ये है कि देखिए, हमारा काम है सरकार चलाना, हमारा काम ये नहीं है कि हम विश्वविद्यालय चलाएं, हमारा काम ये नहीं है कि हम व्यापार करें, हमारा काम ये नहीं है कि हम कारखाने चलाएं, हमारा काम है सिर्फ हम सरकार चलाएं। तो अब ये कारखाने, ये व्यापार, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान, ये रेल, ये हवाई अड्डे, ये बिजली उत्पादन, ये तमाम चीजें जिनके जरिए सरकार व्यापार करती थी, अब ये काम हम नहीं करेंगे, बल्कि ये काम कोई और करेगा। कौन करेगा? बाजार की शक्तियां। तो बाजार की संप्रभुता अब केंद्र में आ चुकी है। अब संविधान की संप्रभुता, लोकतंत्र की संप्रभुता, राष्ट्र की संप्रभुता गई गुइया के खेत में। और यही वजह है कि सरकारी कारखाने, सरकारी स्कूल, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन, सरकारी हवाई अड्डे, सरकारी रेलवे, ये सारे के सारे अब निजी हाथों में, बाजार की संप्रभुता के हाथों में अब गिरवी रखे जा रहे हैं। अब आप बताइए मुझे, ये नौजवान, खासतौर पर मैं नौजवानों से बात कहना चाहता हूं कि अब वे सोचकर बताएं कि क्या भविष्य में वे कभी अब नौकरी पा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने 7 साल नौकरी नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने ये सारी संपत्तियां बेचकर एक मैसेज दिया है कि भविष्य की संभावनाएं भी आपकी खत्म है। और ये सारा काम क्यों हो रहा है? फ्री मार्केट, मुक्त बाजार। और जो नया कॉन्सेप्ट जो इस डॉक्यूमेंट्स में, इस बार की नई शिक्षा नीति में लागू किया गया है, वो ये कि ये जो विश्वविद्यालय, इनका काम क्या है? इनका काम ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का विकास करें, इनका काम ये नहीं है। इनका काम ये है कारपोरेट हाउसेस के लिए वर्क फोर्स तैयार करें। नरेंद्र मोदी अपने कई भाषणों में इस बात को कह चुके हैं बार बार कि विश्वविद्यालयों में वर्क फोर्स तैयार होने का काम होना चाहिए। उन्हें हार्वर्ड से बहुत नफरत है। वे नहीं चाहते कि विद्यार्थी हार्वर्ड विश्वविद्यालय की तरह सोचें और बने। वे चाहते हैं हार्ड वर्क करें। और हार्ड वर्क के लिए क्या चाहिए? हार्ड वर्क के लिए चाहिए कि कारपोरेट जो वर्क फोर्स है उसके निर्माण के केंद्रों में विश्वविद्यालयों को कन्वर्ट किया जाए। तो हमारे जैसे लोग जो कि लिटरेचर पढ़ाते हैं, लैंग्वेज पढ़ाते हैं, जो ह्यूमैनिटीज पढ़ाते हैं, के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वे लोग तो एकदम बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वे कारपोरेट हाउसेज में तो उनके लिए कोई जगह नहीं है। आने वाले समय में आप देखेगा कि अब धीरे धीरे जब आप वर्कफोर्स तैयार, कारपोरेट हाउसेस के लिए वर्कफोर्स तैयार करने के केंद्र के तौर पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों को आप रूपांतरित करेंगे, और आप विश्वविद्यालय और कॉलेजों पर यह दबाव डालेंगे कि वे अपने लिए संसाधन जुटाने के लिए कारपोरेट हाउसेस के साथ में कोलैबोरेट करें, जिन कारपोरेट हाउस के पास में अपने लिए पैसे नहीं है, जो कारपोरेट हाउस कभी सरकारी पैसे से ही अपना सारा तंत्र चलाते रहे हैं, अब उन कारपोरेट हाउस से कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने संसाधन जुटाने के लिए प्रयत्न करेंगे, और जो विश्वविद्यालय इसके लिए संसाधन नहीं जुटा पाएंगे वे आउट। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यह है कि अब जो प्रत्येक विश्वविद्यालय के साथ में, किसी के साथ में 50, किसी के साथ में 100, किसी के साथ में 200, किसी के साथ में 300 कॉलेज एफिलेटेड हैं। अब विश्वविद्यालयों के ऊपर दबाव पड़ेगा कि वे अपने जो एफिलेटेड कॉलेज हैं उनको अपने से मुक्त करके प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के साथ में नत्थी करें, और यह सिलसिला शुरू भी हो चुका है। और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में अगर कॉलेज नत्थी कर दिए जाएंगे, जिसकी पूरी संभावनाएं हैं, क्यों? क्योंकि बार बार हमारे दिमाग में एक चीज बिठाई गई है कचड़े के तौर पर कि एक्सीलेंस का मतलब है प्राइवेट विश्वविद्यालय, नाडार विश्वविद्यालय, अशोका विश्वविद्यालय, फला विश्वविद्यालय। अरे ये विश्वविद्यालय कल पैदा हुए हैं, इन विश्वविद्यालयों का कोई अस्तित्व नहीं है, इन्होंने कोई महत्वपूर्ण रिसर्च नहीं हुई है, इनमें कोई रिसर्च का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इन विश्वविद्यालयों को एक्सीलेंस के नाम पर हमारे सामने पेश किया जा रहा है
तो आने वाले समय पर यह दबाव होगा तमाम विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालयों पर कि वे अपने कॉलेजों को अपने साथ न रखें और वे प्राइवेट विश्वविद्यालयों के साथ एफिलिएट करें, क्योंकि संसाधन का कॉलेजों के पास में, पैसा जुटाने का यूनिवर्सिटी के पास में एक ही तरीका है कि वह अपने को कॉर्पोरेट हाउस के हवाले कर दे। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्या करेंगे? खाली यूनिवर्सिटी कॉलेज खाली बिल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। फीस कौन लेगा? फीस कौन देगा? खर्चे कौन उठाएगा? कॉर्पोरेट हाउस उठाएंगे। तो विभागों के लिए संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी अब होगी कॉर्पोरेट हाउस की, सरकार की नहीं। अगर सरकार से चाहिए तो कर्ज मिल जाएगा, सरकार पैसे नहीं देगी आपको। कहने का मतलब यह कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद विश्वविद्यालय और कॉलेज कॉर्पोरेट हाउस की आमदनी का नया केंद्र बनेंगे। और जाहिर है कि कॉर्पोरेट हाउस की अपनी एक मैनेजमेंट की स्टाइल है और वे उस मैनेजमेंट की स्टाइल को यहां पर भी लागू करेंगे। और ये अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि जो सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, जैसा कि पिछले सरकारें करती रही हैं, जो पब्लिक स्कूल थे, वो पब्लिक स्कूल कौन से थे? पब्लिक स्कूल वे थे जो सरकारी स्कूल थे। अब सरकारी स्कूल की जगह जो पब्लिक स्कूल के नाम से जो स्कूल है, वे कौन से स्कूल हैं? जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं, वे पब्लिक स्कूल हैं। सो ऑलरेडी आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बदल दिया गया है। पब्लिक का मतलब ये होता है कि सरकारी स्कूल, लेकिन अब पब्लिक का मतलब होता है प्राइवेट स्कूल। अब जो सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं, जो कि पब्लिक विश्वविद्यालय हैं, अब वे पब्लिक विश्वविद्यालय धीरे 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 प्राइवेट विश्वविद्यालयों में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, या प्राइवेट विश्वविद्यालय जो है उनके साथ में उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा, या सीधे सीधे जैसा कि अब सरकार कर रही है, वो हो सकता है किसी दिन नीलामी करे, किसी विश्वविद्यालय को बेच दे किसी कॉर्पोरेट हाउस को। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है और जो जनता की संस्कृति है, सरकारी संस्कृति है, इसके बीच में फर्क करना बहुत मुश्किल होगा। अभी मुश्किल हो गया। अभी आपको यह पता नहीं चलेगा कि सरकार कौन सी है और कॉर्पोरेट हाउस कौन सा है, अलग है। क्योंकि अब सरकार ने एक तरह से कॉर्पोरेट कल्चर के प्रतिबिंब के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है, और यही वजह है कि अब वो कॉर्पोरेट स्टेट में उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेट को कन्वर्ट कर दिया है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो चीज घटित हो रही है, जो कि भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, वो ये कि पब्लिक स्पेस, सार्वजनिक स्पेस धीरे धीरे हमारे बीच से खत्म होता जा रहा है। सार्वजनिक स्पेस होता है तो वहां पर लोकतंत्र के हस्तक्षेप की, लोकतांत्रिक हस्तक्षेप की संभावनाएं होती हैं, लेकिन आप सार्वजनिक स्पेस ही नहीं है तो लोकतांत्रिक हस्तक्षेप कहां करेंगे आप फेसबुक पर कर लीजिए अपना प्रोग्राम, फेसबुक पर कर लीजिए अपनी बातचीत। नई शिक्षा नीति को लागू करने के पहले किसी भी विश्वविद्यालय में कोई सेमिनार नहीं हुई, कोई पब्लिक डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ लोगों के बीच में, पार्लियामेंट में कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ। सरकार ने विशुद्ध झूठ बोला कि हमारे पास में इतने लाख सुझाव आए। बिना पब्लिक डिबेट डिस्कशन के शिक्षा नीति लागू कर दी गई, जिस शिक्षा नीति का परिणाम यह है भविष्य में कि वह किसी भी किस्म का स्पेस लोकतंत्र के लिए छोड़ेगी नहीं। अब कॉर्पोरेट कल्चर एजुकेशन कल्चर का एक केंद्रीय हिस्सा होगी। आखिरी चीज जो कि कह के मैं ये बात खत्म करूंगा, वो ये कि अगर नई शिक्षा नीति को ध्यान से देखें तो नई शिक्षा नीति का जो टारगेट है वो ये कि नई शिक्षा नीति में लोग अपना कौशल विकसित करें, कौशल विकास के केंद्र बनाए जा रहे हैं, और कौशल विकसित करते समय बढ़ईगिरी से लेकर तमाम किस्म के काम वो वहां सीखें। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हिंदी का जो बीए का विद्यार्थी है, हिंदी का जो एमए का विद्यार्थी है, वो बढ़ईगिरी का काम क्यों सीखेगा? जो लैंग्वेज का विद्यार्थी है वो बढ़ईगिरी का काम क्यों सीखेगा? कोई औद्योगिक
उत्पादन के केंद्र हो और वहां कोई विद्यार्थी उससे संबंधित कोई डिग्री लेने जाए तो वो काम सीखे समझ में आता है। तो नई जो कल्चर है वो कल्चर क्या है कि वो आलोचनात्मक विवेक और आलोचनात्मक हस्तक्षेप की अब शिक्षा में संभावनाएं नहीं होंगी। इसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जिससे कि आप इस चीज को गंभीरता से समझ सकें। वो ये कि आप लोगों ने जेएनयू का नाम सब लोगों ने सुना है, और जेएनयू के बारे में जो सबसे भयानक बात कही गई थी, जेएनयू के लिए सबसे भयानक हमला किसी अगर विश्वविद्यालय पर हुआ तो वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय था, नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद। किस तरह से किसी विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक तौर पर आइडियोलॉजिकली विद्रूप किया जा सकता है, बदनाम किया जा सकता है, उसका वो क्लासिक केस है। रिसर्च में सर्वोत्तम, पठन पाठन में सर्वोत्तम, शिक्षा के स्तर में सर्वोत्तम, उस विश्वविद्यालय पर हमला किया गया। और वहां अभी फीस जो बढ़ाई गई है, सबसे कम फीस में पढ़ाई होती थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, अभी कई हजार रुपए महीने फीस देनी होती है विद्यार्थी को। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कल्चर थी कि वहां डायलॉग था, सामुदायिक शिरकत थी, प्रतिरोध और राजनीतिक संस्कृति थी, और यह विश्वविद्यालय की कल्चर का इंटीग्रल हिस्सा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को एक तरह टेस्ट केस के तौर पर विकसित किया गया। और संवाद, शिरकत और प्रतिरोध और राजनीतिक संघर्ष, ये जो चार चीजें जो विश्वविद्यालय कल्चर का अभिन्न हिस्सा थी, इनको ही सीधे सीधे दमन करके निशाने पर लिया गया। और अब सारी भारतवर्ष के लिए नई शिक्षा नीति के जरिए मैसेज है कि आपके यहां शिक्षा तो होगी, लेकिन संवाद नहीं होगा, शिरकत नहीं होगी। लोग सेमिनार करने जा रहे हैं, उनको सेमिनार नहीं करने दे रहे हैं। किस लिए? क्योंकि नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं। तो संवाद, सामुदायिक शिरकत, प्रतिरोध और राजनीतिक संघर्ष, ये जो विश्वविद्यालय की संस्कृति का हिस्सा थे, इनको खदेड़ने के लिए जेएनयू को टेस्ट केस के तौर पर चुना गया था, और इसमें उन्हें सफलता मिली। उन्होंने जेएनयू को मन माफिक ढंग से रौंदा। पुलिस का बर्बर दमन, झूठे केस, विद्यार्थियों को जितना और शिक्षकों को जितना उत्पीड़ित किया जा सकता वो सब काम किए उन्होंने। और उसका एक ही मकसद था कि आप ये भूल जाइए कि विश्वविद्यालय का मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। विश्वविद्यालय का मतलब स्वतंत्रता की भावना का विकास करना है। आप ये बात भूल जाइए। साथ साथ ये बात भूल जाइए कि ये जो सरकार आई है, ये जनसेवा के लिए नहीं आई है। कहा जा रहा था ना कि जेएनयू के लड़के फ्री में बिजली फ्री में पानी, ये 10 रुपए में महीने में पानी, 10 रुपए महीने में बिजली, सरकारी संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। और इसके चलते अब जेएनयू की फीस बढ़ा के कई हजार रुपए कर दी गई। मुझे एग्जैक्टली डाटा नहीं मालूम उसका, 8,000 9,000 रुपए महीने की करीब फीस देनी होगी, कुछ होगा ऐसा जो खर्चा आएगा। कहां से लोग देंगे? तो जेएनयू पर जो अटैक किया गया, वो अटैक इसलिए नहीं किया गया खाली जेएनयू को टारगेट करना है। जेएनयू टेस्ट केस था, और टेस्ट केस के जरिए पूरे देश के लिए एक ही मैसेज है कि विश्वविद्यालय अब लोकतंत्र के, स्वतंत्रता के विस्तार के, लोकतांत्रिक मूल्यों के और स्वतंत्रता की चेतना के विस्तार के केंद्र नहीं रहेंगे। यही वजह है कि पूरे देश में शिक्षा नीति बिना किसी डिबेट, डिस्कशन, प्रतिरोध के इंप्लीमेंट हो गई। बिना किसी डिबेट, डिस्कशन, प्रतिरोध के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम इंप्लीमेंट हो गया।
क्योंकि हम सबके दिमाग में एक चीज, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, वो बात कह के मैं खत्म करूंगा। हम सबके दिमाग में, हम नौजवानों के दिमाग में, बुजुर्गों के दिमाग में, शिक्षकों के दिमाग में एक ही चीज बिठा दी गई कि सामुदायिक और सामाजिक हितों से महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत हित। तुम्हें अगर अपने व्यक्तिगत हितों की हिफाजत करनी है तो सरकार जो कह रही है उसकी हां में हां मिलाओ। तो तमाम विश्वविद्यालय के शिक्षक जिनका कि चरित्र नॉर्मली जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ विकसित की गई है, उस शिक्षा व्यवस्था की ब्यूटी यह है कि उस शिक्षा व्यवस्था ने कुल मिला के जो चीज हमारे यहाँ विकसित की है वो क्या है कि जो हमारे यहाँ शिक्षित समाज है, जो हमारे शिक्षक वर्ग है, वो शिक्षक वर्ग एसेंशियली वो सत्ता का अनुयायी होता है, वो प्रतिवादी नहीं होता, वो प्रतिरोध करना नहीं जानता, उसके अंदर प्रतिरोध की चेतना नहीं होती। तो नरेंद्र मोदी को ये बना बनाया जनाधार मिला है जिसको कि उसने अब कैश किया है, इसलिए जो शिक्षक हैं वो कल तक कांग्रेस के साथ थे, अब वो नरेंद्र मोदी के साथ है। तो उसकी जो पूरी आइडियोलॉजिकल संरचना है शिक्षित समाज की वो ये है कि तुम सत्ता का अनुकरण करो। और शिक्षक के लिए बार बार ये बात कही गई कि वो उसे ओबीडियंट होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। तो शिक्षक ओबीडियंट की तरह खड़े हुए, शिक्षकों ने प्रतिवाद नहीं किया, शर्मनाक है ये। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का, 4 वर्षीय बीएड के पाठ्यक्रम का जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसका हर स्तर पर प्रतिवाद किया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर विश्वविद्यालय कॉलेज खोलने पर बाकायदा विशाल जन आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य की सारी संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी शिक्षा की। अब शिक्षा और भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। और ये जो शिक्षक आज्ञाकारी और पैसिव दर्शक बनाए गए हैं उनको इस पैसिव और आज्ञाकारी भाव से निकलना चाहिए। अभी होड़ मची हुई है नरेंद्र मोदी का अनुयायी बनने की, इससे निकलना चाहिए। वे लोकतंत्र की सबसे बुरी सेवा कर रहे हैं। एक स्टेज यह आएगी कि इन शिक्षकों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, विद्यार्थियों के पास पैसे नहीं होंगे फीस देने के लिए, आप तय मान लीजिए। क्योंकि धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सरकार जो करने जा रही है वो ये कि उसने पूरी की पूरी शिक्षा को अब कॉर्पोरेट कल्चर और कॉर्पोरेट रहमो करम के हवाले कर दिया है। आप इंतजार कीजिए, कल तक वो झूठ बोल रहे थे, अब वो सच बोलने लगे हैं। झूठ बोल रहे थे कि वो रेल नहीं बेचेंगे, अब रेल बेच रहे हैं। झूठ बोल रहे थे कि हवाई जहाज नहीं बेचेंगे, वो हवाई जहाज बेच रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट कल्चर को विश्वविद्यालय में नहीं आने देंगे, आप तय मान लीजिए वो एक दिन आएंगे और कहेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बिकाऊ है, दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके कॉलेज बिकाऊ हैं, कोई खरीदे, और लोग खरीदेंगे। क्योंकि उन्होंने जो राजसत्ता थी उसको कॉर्पोरेट राजसत्ता में कन्वर्ट कर दिया है। उन्होंने ये बात खुलकर कही है, नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा है, व्यापार करना हमारा काम नहीं है। तो व्यापार करना हमारा काम नहीं है तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और संस्थान सबको व्यापारियों के हवाले कर दो। हम खाली एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, हम सरकार में बैठेंगे, हम अपने भत्ते लेंगे और हम ये नहीं करेंगे कि हम बिजनेस करें, कारखाने चलाएं, शिक्षा चलाएं, ये हमारा काम नहीं है। तो जिनको शिक्षा चलानी वो शिक्षा चलाएं, सरकार शिक्षा नहीं चलाएगी। जैसे वो कह रही है व्यापार नहीं करेंगे, खतरा बड़ा है। और यही वह जगह है जहां से कि युवाओं को प्रतिवाद करना चाहिए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।